अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 605 लेक्चर नंबर 26 से लेकर लेक्चर नंबर 35 तक कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 26 के अंदर हम बात करेंगे एरर ट्रैकिंग के बारे में कि एरर ट्रैकिंग किसे कहती है। ट्रैकिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी चीज को ट्रैक करना यानी कि उसके ऊपर नजर रखना, ठीक है, उसको मॉनिटर करने को कहते हैं। ट्रैकिंग के अंदर क्या करते हैं, ट्रैकिंग का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर कोई एरर ना रह जाए। एरर ट्रैकिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपका प्रोग्रेस होगी प्रोजेक्ट की उसको हम मेजर करने के लिए एरर जो है वो ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई एरर होगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर, डिजाइन के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, सोर्स कोड के अंदर, ये कहीं पे भी कोई एरर होगा तो वो उसको ट्रैक कर लेगा और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई हमारा एरर है। अब इसके लिए हमें एक फार्मूला दिया गया, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, DRE, D फॉर डिफेक्ट, R फॉर रिमूवल, E फॉर एफिशिएंसी। इसका एक फार्मूला है E/E+D। ठीक है, E हमारे पास क्या होता है कि एरर जो कि बिफोर शिपमेंट होते हैं, उसके बाद D होता है जो एरर ड्यूरिंग ऑपरेशन आपके पास आती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ अजूम दिए गए हैं यहाँ पे, जो है आपको पता होना चाहिए। एरर पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पेज जो होता है हम कहते हैं ई रिक्वायरमेंट। एरर पर रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, अब एरर पर डिजाइन होता है इसी तरह। ठीक है, इसी तरह एरर पर कोड होता है। फिर इस तरह जो है वो DRE यानी कि डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, आर्किटेक्चरल डिजाइन और डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी कोडिंग आ जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और ये सारे सारे आप ऊपर ऊपर पढ़ चुके हैं यहाँ पे, तो कोई इशू वाली बात कोई नहीं, आप वहां से कर लें तो यहाँ पे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम बॉक्सिंग का। देखें, जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपने इसको एक टाइम जो है वो अलाट कर देना है कि इतने टाइम में अपना ये चीज कवर करनी है, तो हम कहते हैं टाइम बॉक्स अलाउट करना किसी भी टास्क को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइम बॉक्सिंग के अंदर भी एक रूल है, जैसे आप लोगों ने पेरेटो रूल पढ़ा था 80/20 का, इसी तरह ये एक रूल है कि अगर आपका 10% टास्क जो है वो द प्रोडक्ट प्रोसीड टुवर्ड द डिलीवरी डेट इन द 90% ऑफ द केस, तो ये भी इसी तरह का एक रूल है, इसको भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मेजर की जा सके कि उसका प्रोडक्ट जो है आपका वो किस लेवल का है। क्वालिटी जो होती है विदाउट उसकी अंडरस्टैंड किए नेचर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कैसे इंप्रूव की जाती है, जब आपको उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट का पता हो, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट का पता हो, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड का पता हो जिसके अंदर वो बनाया गया, तो तभी आप जाके उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज डिफाइंड एज conformance to explicitly stated function and non-function requirement, explicitly document development standard and implement characteristics। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर द फाउंडेशन फ्रॉम विच क्वांटिटी इज मेजर्ड, कि आप कौन सी क्वालिटी जो मेजर कर रहे हैं। लैक ऑफ कन्फर्मेंस इज लैक ऑफ क्वालिटी, की जितनी आप लैक करेंगे कन्फर्मेंस में उतनी ही आपकी क्वालिटी जो है आपके सॉफ्टवेयर की वो लैक होगी। आपने एक सेट डिफाइन करना है, स्टैंडर्ड डिफाइन करना है जिसके अंदर आप जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को इंजीनियर्ड करेंगे यानी कि बनाएंगे। ठीक है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, तो आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो लो होगी। आपने प्रोडक्ट जो है वो सेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट इस तरह बनानी है कि आपका वो प्रोडक्ट जो इजी टू यूज हो, इजी टू मेंटेन जो है वो बनाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कस्टमर प्रोडक्ट प्लस गुड क्वालिटी प्लस डिलीवरी विद इन अ बजट शेड्यूल। ये जो है तीन चीजें जो आपकी प्रोडक्ट की जरूरी है अगर आपने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस की बात की जा रही है, इसके अंदर भी वही चीजें हैं सारी की सारी, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर हमारे पास आ जाता है क्वालिटी प्लानिंग, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज, उसके बाद टेस्ट इक्वायरमेंट और ट्रेनिंग्स। ठीक है जी। अब एसक्यू क्या होता है, एसक्यू भी एक तरह का ग्रुप होता है जिसके अंदर जो इंजीनियर होते हैं वो टेक्निकल वर्क जो है परफॉर्म करते हैं, टेक्निकल वर्क्स को देखते हैं कि कौन से बंदा जो है रिस्पॉन्सिबल होगा प्लानिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, एनालाइज के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, अब एसक्यू ग्रुप एक्टिविटीज आ गई हैं, इसके अंदर अब आपने वैल्यूएशन कैसे परफॉर्म करनी है, ऑडिट जो होते हैं वो आपने रिव्यू करने होते हैं, आपने जो एप्लीकेशन होता है उसका जो प्रोजेक्ट होता है उसको आपको चेक करना होता है कि वो एप्लीकेबल है या नहीं। प्रोसीजर जो है वो आपको यूज करना होता है एरर को ट्रैक करने के लिए, एरर को रिपोर्ट करने के लिए। फिर आपने एक डॉक्यूमेंट बनानी होती है जिसके अंदर आप सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो चेक करेंगे। उसके बाद आपने फीडबैक लेना है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की टीम से, क्या जो आपने ये सारे के सारे प्रोसेस किया क्या ये ठीक था या इस पर कुछ कमी पेशी थी। उसके बाद क्वालिटी आपने कंट्रोल करनी है। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशंस जो है वो कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही। अगर आपकी वेरिएशंस ही कंट्रोल नहीं हो रही तो आपको कभी भी प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो कंट्रोल नहीं हो सकती।
उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर रिव्यू, लेक्चर नंबर 28। सॉफ्टवेयर रिव्यू के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं हमारे एरर को रिमूव करने के लिए भी इसी को यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर रिव्यू आर द फिल्टर फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। के सॉफ्टवेयर रिव्यू क्या है, एक फिल्टर है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है। दे आर अप्लाइड एट वेरियस डिफरेंट पॉइंट टू सर्व एंड अनकवर एरर दैट कैन बी रिमूव्ड एंड हेल्प टू प्योरीफाई द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। ये हेल्प करता है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज को एरर फ्री करने से। इसको वी मॉडल भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट लेते हो, गैदर करते हो, उसके बाद आप उसके ऊपर इंस्पेक्शन करते हो, उसके बाद आप एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो, फिर इंस्पेक्शन करते हो, फिर डिजाइन करते हो, फिर इंस्पेक्शन, फिर कोड, फिर इंस्पेक्शन, फिर यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग और देन फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके बाद आपने इसको जस्ट रीड कर लेना है और टाइप्स ऑफ रिव्यू आगे आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। दो तरह के रिव्यूज होते हैं आपके मेनली, एक इनफॉर्मल रिव्यूज होते हैं, एक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज होते हैं। जो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज होते हैं उन्हें समटाइम वॉक थ्रू इंस्पेक्शन भी जो है वो कह देते हैं। अब जो हमारे फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज होते हैं बस वही यहाँ पे गिवन है, सेम डेवलपमेंट स्टेप भी कहते हैं। और यहाँ पे से इसका एक और नाम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डिफेक्ट्स इस तरह करके भी इसके कुछ कहते हैं, अभी मेरे खैर ज़हन में नहीं आ रहा। यहाँ पे इसका कुछ और नाम भी इसे कह रहे होते हैं। अब इसमें होता क्या है, खैर मैं को जरा समझा दूं। एरर जो होता है वो प्रीवियस स्टेप में से समटाइम आता है और एरर जो है वो इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेप में पास हो जाता है। समटाइम क्या होता है, एरर एम्पलीफाइड हो जाता है, एरर रिमूव हो जाता है, समटाइम फिर जो पिछला एरर होता है वो रिमूव होता है और नया एरर यहाँ पे आके जनरेट हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाके उस डिफेक्ट की हम लोग डिटेक्शन करते हैं और फिर उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है कुछ एरर हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप जो है पास हो जाते हैं। ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 29 आ गया, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, एरर को रिमूव करना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू फाइंड एरर ड्यूरिंग द प्रोसेस सो दे डू नॉट बिकम डिफेक्ट आफ्टर रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर। द अनकवर एरर इन फंक्शन, लॉजिक, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि इसके जो एरर हैं वो आपके बिफोर रिलीज आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी की जगह के ऊपर आपका एरर है तो, ताकि आप उसको रिमूव कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दी गई हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, खैर इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद रिव्यू मीटिंग के अंदर क्या होता है, रिव्यू मीटिंग जो होती है वो आपके रिव्यू लीडर जो अटेंड करते हैं। उसके अंदर देखते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है, उसके अंदर फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। अगर तो उसके अंदर मेजर एरर आइडेंटिफाई होंगे तो आपने उसका रिव्यू करना है दोबारा से, फिक्सिंग करने के बाद उन एरर्स की। अगर उसके अंदर कुछ माइनर से एरर होंगे तो आप उसको फिक्स करने के बाद आपको उसका रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद रिव्यू की कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि आपने रिव्यू करना कैसे है। आपने अवॉइड करना है सबसे पहले ड्रिफ्ट को। ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, आपने जस्ट उन एरियाज को देखना है कि जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। फिर आपने राइट करना है नोट वहाँ पे। ठीक है। फिर आपने कंडक्ट करना है ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप सारे के सारे रिव्यू के अंदर ट्रेनिंग देंगे कि इस हिसाब से आपने फिर इस रिव्यू को सॉल्व करना है। अब आपने रिव्यू करना है जितने भी आपके अर्ली रिव्यूज हुए हैं, आपने उनका भी रिव्यू करना है। आपने देखना है कि आपने जो पहले रिव्यूज किए थे उनके हिसाब से प्रोडक्ट कैसा जा रहा है। फिर आपने डिटरमाइन करना है कि आपके इन रिव्यूज के हिसाब से कौन सी अप्रोच आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है। उसके बाद फिर से हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, तो मतलब वही है कि एक ऐसी तकनीक जिसके साथ मेजर करते हैं क्वालिटी अपने सॉफ्टवेयर की। 80% ऑफ डिफेक्ट कैन बी ट्रेस 20% ऑफ काज, यानी कि 80% डिफेक्ट की जो वजह होती है सिर्फ 20% उसकी काज होती है उसके पीछे। ठीक है। यानी कि 80% एरर के पीछे 20% वजह होती है। उसके बाद एरर इंडेक्स आ जाता है EI। EI जो होता है ये भी एक तकनीक है जिसके साथ हम क्या करते हैं, अपनी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो इंप्रूव करते हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो EI होता है ये टोटल नंबर ऑफ एरर होते हैं जो कि अनकवर्ड होते हैं। SI क्या होता है, सीरियस एरर होते हैं। MI क्या होते हैं, मॉडरेट एरर। TI माइनर एरर और PS प्रोडक्ट साइज होते हैं। आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पे PI जो होता है उसको इक्वल होता है WS यानी कि वेटिंग फैक्टर प्लस WM मॉडरेट फैक्टर और उसके बाद WT आपका माइनर एरर आ जाता है। ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास SI जो है वो आपको मैंने बताया था सीरियस एरर होता है, डिवाइड आपने उसको करना है EI के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ एरर के ऊपर। इस तरह फिर MI यानी कि मॉडरेट एरर डिवाइड बाय EI नंबर ऑफ एरर। इसी तरह फिर ये TI माइनर एरर डिवाइड बाय यानी कि आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं EI के ऊपर नंबर ऑफ अनकवर्ड एरर के ऊपर। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की बात आ जाती है कि आपने पोर्टेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री ऑपरेशन कंप्यूटर प्रोग्राम इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। कि आपने किसी प्रोडक्ट का स्पेसिफिक टाइम के अंदर चेक करना होता है कि ये सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। जब आपने उसकी टेस्टिंग करनी होती है, आपने किसी स्पेसिफाई एनवायरनमेंट के अंदर उसको टेस्ट करना होता है। फिर आपने वही चेक करना होता है कि आपका उस एनवायरनमेंट के अंदर रिजल्ट सही है, तो ये आपका पोर्टेबिलिटी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, MTBF इसे बोलते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, MTTF मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर
तो ये आपका इसका फार्मूला होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं, मीन टाइम टू फेलियर डिवाइड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर सेफ्टी। सॉफ्टवेयर सेफ्टी किसे कहते हैं, आप सॉफ्टवेयर सेफ्टी के अंदर आपने जो प्रोडक्ट होता है उसको सेफ रखना होता है, एरर से बचा कर रखना होता है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी एसक्यूएल तकनीक होती है जिसके अंदर हम फोकस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कोई भी आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके प्रोडक्ट को हार्म कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो रहा है। इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सेफ्टी। ठीक है जी। उसके बाद लेक्चर नंबर 32। लेक्चर नंबर 32 के अंदर हम पोका योका तकनीक जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये शिंगो एंड एट टोयोटो इन 1960 के अंदर उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये एक चीप प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है और ये अदर प्रोसेस का पार्ट है और ये लिक्विडेट की करता है आपके मिस्टेक के एक यानी कि आपको नजदीक ले जाता है। ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का कांसेप्ट आ जाता है SCM। ये आपकी CMM लेवल 2 के ऊपर होती है और उसके अंदर यहाँ पे कुछ मेन चीज है नहीं, तो अगर आप इसको खैर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, इसमें कुछ करने वाला खैर है नहीं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल को मेंटेन करते हैं कि आपने उससे काम कैसे लेना है। जब आपका CM रिलीज होता है तो हम कहते हैं बेस लाइन। ठीक है, कि बेसलाइन क्या होती है, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कांसेप्ट दैट हेल्प अस टू कंट्रोल चेंज, कि आप कंट्रोल चेंज कैसे करेंगे विदाउट कोई बड़ा चेंज किए, आप एक चीज को चेंज कैसे करते हैं, ये आपको बेसलाइन जो है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम लिस्ट आ जाती है आपके पास और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के कुछ टास्क आ जाते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, उसके बाद आपको उसका वर्जन कंट्रोल करना होगा, चेंज कंट्रोल करना होगा मैनेजमेंट के अंदर, उसकी ऑडिटिंग रिकॉर्ड करनी होगी, उसके बाद रिपोर्टिंग जो है उसकी कंट्रोल करनी होगी। अब क्लीन स्टेट्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अलाउ अस टू यूजर टू स्पेसिफिक अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम थ्रू द सेक्शन ऑफ द प्रिपेयर्ड वर्जन। यानी कि अब आपने देखा होगा कि हम लोग सारा सॉफ्टवेयर चेंज नहीं कर रहे होते, वर्जन वाइज हमें कुछ अपडेट्स देखने को मिल रही होती हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्जन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा करें कि आप बजाय सॉफ्टवेयर चेंज करने के, सॉफ्टवेयर से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाने के आप उसके वर्जन चेंज कर लें तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट रिलीज वर्सेस प्रोडक्ट वर्जन नंबर। तो प्रोडक्ट रिलीज कैसे कहते हैं कि जब एक प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है तो हम कहते हैं प्रोडक्ट रिलीज, और जब उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है, वर्जन असाइन कर दिया जाता है, उसे कहते हैं रिलीज नंबर। अब इसके अंदर आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट डिजिट एक्स होता है उसको हम कहते हैं मेजर रिलीज नंबर, जो सेकंड डिजिट होता है वाई का वो उसको हम कहते हैं फीचर उसके रिलीज नंबर के, और जो जी होता है वो डिफेक्ट को और रिपेयर को मैटर कर रहा होता है। यहाँ पे जैसे 1.0.1.0.3। अब इसमें इंटरनल रिलीज आ जाता है जो कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप कर रही होती है उसके इंटरनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। जितने भी इसके अंदर चेंज कर रहे होते हैं वर्जन वाइज उसे कंट्रोल करना बड़ा वाइटल होता है, क्योंकि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद चेंज कंट्रोल प्रोसेस आ जाता है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो चेंज कंट्रोल का होता है। चेंज कंट्रोल का हम कहते हैं चेंज कंट्रोल अथॉरिटी CCA, चेंज कंट्रोल बोर्ड CCB, और यहाँ पे और आपने इसके 7 स्टेप्स आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें से आपने कोई 4-5 कर लेने हैं कि नीड फॉर चेंज इज रिकॉग्नाइज, के जो भी आपको चेंज करने की जरूरत है आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है। जो चेंज करने की रिक्वेस्ट करेगा यूजर आपने उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। जो रिपोर्ट आपने उसके ऊपर जनरेट करनी है उसके आपने मेक श्योर करना है कि जो वो चेंज कह रहा है उसके वो चेंज हो जाए। उसके बाद आपने उसके रिलीज के हिसाब से जितनी भी चीजें चेंज की हैं वो सारी न्यू रिलीज के अंदर आपने डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट आ जाता है कि जितनी भी आपने चीजें चेंज की हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्ली जो इम्प्लीमेंटेड हो जानी चाहिए। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग जो है हम CSR जो है वो कहते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। फिर भी कुछ में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।